Hello dear students, welcome to the GDC. So my friends, in the series of Central Nervous System MCQs, आज हम बात करने वाले हैं about the important questions of the General Anesthesia. यहाँ पे हमने important questions को 18 important questions of General Anesthesia को summarize किया है और जो आपके लिए बहुत important हैं और उसका एक एक पॉइंट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। आप जरूर यहां पे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, जो हमें और मोटिवेट्स करेंगे आगे के और अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाने के लिए। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स। यहां ध्यान दीजिए, क्या है? फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स। नॉट मत भूलिएगा बच्चे, फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स होंगे, लेकिन कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शंस भी है थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम तीनों की बात करें, ये तीनों हमारे पेरेंट्रल पे जाएंगे, लेकिन कीटामिन हमारी ऐसी जो है फोर्थ ऑप्शन कीटामिन, ये हमारी फास्ट एक्टिंग जनरल एनास्थेटिक्स में नहीं आती है। पेरेंट्रल होगी लेकिन फास्ट में नहीं आती है, तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीटामिन हमारा राइट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा कीटामिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कीटामिन से जाने से पहले मैं बेसिक जनरल एनास्थेटिक्स की बात करूं। क्या है हमारे जनरल एनास्थेटिक्स, या ये कैसे हमारे काम करते हैं? जनरल एनास्थेटिक्स मींस द एनेस्थीसिया व्हिच प्रोवाइड्स ऑल ओवर द बॉडी। जो एनेस्थीसिया कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल एनास्थेटिक्स। बट दीज आर द ड्रग्स which produce reversible loss of all sensation and consciousness। means ये क्या करते हैं? हमारे जो भी रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशंस कराते हैं, जितने भी हमारे सेंसेशंस हैं सबको रिवर्सिबल लॉस कराते हैं, मतलब थोड़ी देर के बाद ये फिर से हमारे एक्टिव हो जाते हैं, एज वेल एज द कॉन्शियसनेस ऑल्सो रिवर्सिबली। ध्यान दीजिएगा, इरिवर्सिबली कॉज करेंगे तो हमारा पेशेंट से हमारा क्या हो जाएगा? या तो कोमा या डेथ के तरफ बढ़ जाएगा। ये जितनी भी हमारी जनरल एनेस्थेटिक्स होती हैं वो रिवर्सिबल लॉस करती हैं। फीचर्स की बात करें तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया। जी हां, इनमें एनाल्जेसिक एक्शंस भी होता है और एमनेसिक एक्शंस भी है, क्योंकि क्या करते हैं ये हमारे नींद प्रोड्यूस करते हैं, एमनेसिया प्रोड्यूस करते हैं और थोड़ी देर के लिए सारी चीजें आप भूल जाते हो। इमोबिलिटी एंड मसल्स रिलैक्सेशन। क्यों बहुत जरूरी है? अगर आपको एनेस्थीसिया देना है, एनेस्थीसिया दोगे क्यों आप? क्योंकि आपको कोई सर्जरी करनी होगी, और अगर किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करना है तो वहां पे मसल्स रिलैक्सेशन एंड इमोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे ये ड्रग कॉज करते हैं। रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, सबको रिवर्सिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए लॉस कर देते हैं, रिवर्सिबली लॉस करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया। अब यहां पे बात आता है इनका एक्शन कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन। मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशंस क्या होते हैं? जितनी भी हमारी एनेस्थीसिया होती हैं, इनका हमारा एक कंसंट्रेशन होता है, ये हमारे लंग्स में जाते हैं, लंग्स के एल्वेलाई में जाते हैं, और वहां पे जब मिनिमम कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है अगर उतना ऑब्टेन्ड हो जाता है तो वो हमारे क्या करते हैं? प्रिवेंट द मूवमेंट इन 50% ऑफ द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू द सर्जिकल स्टिमुलाई। अब हम अगर वो उतना कंसंट्रेशन मेंटेन कर लिए, उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने से क्या होता है हमारे पेशेंट्स में मेनली क्या होता है कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, concentration of a vapor in the alveoli of the lungs that needed to prevent movement in 50% of the subject response to the surgical stimuli। अब अगर हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे इस ड्रग को देने के बाद, और ये अगर कंसंट्रेशन मेंटेन हो चुका है, ऑब्टेन्ड हो चुका है, अब वो पर्सन हमारा क्या होगा? रिस्पॉन्स सर्जिकल स्टिमुलाई में हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, या 50% रिडक्शन हो जाएगा। पोटेंसी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया डिपिक्टेड अपॉन इन एमएसी वैल्यू। अगर हम बात करते हैं किसी ड्रग की एमएसी वैल्यू हायर है तो वो पोटेंट है, ये हमारा एमएसी वैल्यू पोटेंसी से हम इसको कोरिलेट करके रखते हैं। तो सिंपली आप बात कर सकते हो कि हमारे ब्रेन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रेन्स में हमारी नर्व निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, और साथ में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ये हमारे ड्रग्स दोनों लेवल पे काम करती हैं, सेंट्रल लेवल पे ब्रेन से एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड। तो दोनों को जब ये दोनों से ये काम करती है तो इसकी वजह से हमारा पेशेंट्स क्या हो जाता है? फुल्ली उसका लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। ओके, अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, जनरल एनेस्थीसिया कितने क्लास में डिवाइड है? जनरल एनेस्थीसिया 2 क्लास में डिवाइड होती है। फर्स्ट हमारा आता है इनहेलेशनल एंड सेकंड हमारा आता है पेरेंट्रल। अब अगर इनहेलेशनल की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनहेलेशनल में हम सिंपली बात करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हमारी कोई गैस होगी या वोलेटाइल लिक्विड होगा। या तो गैस होगी जिसको हम इनहेल कर लेंगे, और या तो
वोलेटाइल लिक्विड होगा। तो गैस में केवल एक ड्रग आती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। एंड वोलेटाइल ऑयल लिक्विड में हमारी आती है ईथर, हैलोथेन, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, जितने भी हमारे फ्लूरेन डेरिवेटिव होती हैं ईथर एंड हैलोथेन के साथ में, वो सब हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स में आते हैं। पेरेंट्रल में अब दो क्लास आएंगी, फास्ट एक्टिंग, स्लो एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में हमारी थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट एंड मेथोहेक्सिटोन, दीज आर द फास्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट जिसमें हमारी थायोपेंटोन और मेथोहेक्सिटोन भी आती हैं। स्लो एक्टिंग में बेंजोडाइजेपिन, जिसमें हमारी डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम, ये हमारी ड्रग आती हैं। एंड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का एग्जांपल कीटामिन। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट कई बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, केवल एक ही हमारी ड्रग होती है कीटामिन। एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक लाइक फेंटेनिल एंड रेमिफेंटेनिल, दीज आर द ओपियोइड एनाल्जेसिक, एक्ट एज द सेंट्रल एनेस्थीसिया और द जनरल एनेस्थीसिया, स्लो एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हुए और कौन सी हमारी ड्रग आती हैं इनके बारे में हमने बात किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ, किस ड्रग के साथ में सेकंड गैस इफेक्ट या कंसंट्रेशन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट इज सीन विथ। ऑप्शंस वी हैव ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, डेस्फ्लूरिन एंड सीवोफ्लूरिन। पहला पॉइंट ये ले लीजिएगा, जितनी भी हमारी ड्रग है इनमें से हमारा गैसियस एजेंट कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड है। बाकी हमारे ईथर, डेस्फ्लूरिन, सीवोफ्लूरिन वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। ओके, यहां पे सेकंड गैस इफेक्ट इज सीन विद द नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में सेकंड गैस इफेक्ट देखा जाता है। क्या है ये सेकंड गैस इफेक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज द नाइट्रस ऑक्साइड और उसके हमारे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड, एक चीज ध्यान लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड फास्ट इंडक्शन होता है बट पुअर मसल्स रिलैक्सेंट होता है। मींस इसकी एनास्थेटिक प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है बट मसल्स रिलैक्सेंट पुअर है। एनाल्जेसिक एक्शन अच्छा है बट पुअर एनास्थेटिक प्रॉपर्टी यहां पे आएगी, क्योंकि इसकी एमएसीज होती है वो मैक्सिमम होती है। एमएसी इसकी 104 होती है। एमएसी एंड पोटेंसी, ध्यान दीजिएगा, एमएसी और पोटेंसी आज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एमएसी होगा पोटेंसी उतनी कम होगी। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज कलरलेस, ऑडरलेस, नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लेमेबल ड्रग्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द लाफिंग गैस इसको बोलते हैं। हैव गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इंडिविजुअली। इसको हम कभी भी सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड यूज नहीं करते, ऑलवेज गिवन इन द कॉम्बिनेशन विद द ऑक्सीजन। ये कॉम्बिनेशन 50-50 भी हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, एक डिफरेंट रेशियोज 50-80 का रेशियो हो सकता है। ओके, एंड जितने भी हमारे डेंटल एनाल्जेसिया कंडीशंस होती हैं या कोई भी एनेस्थेटिक कंडीशंस होती हैं वहां पे हमारी ये ड्रग यूज होती है। नाइट्रस ऑक्साइड इज द गुड एनाल्जेसिक, इवन 20% प्रोड्यूस एनाल्जेसिक इक्विवेलेंट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेंशनल डोज ऑफ द मॉर्फिन। मतलब इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है लेकिन एनास्थेटिक प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी एमएसीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, अगर हम इंडिविजुअली देते हैं इट कॉजेज द हाइपोक्सिया। क्यों? क्योंकि जब डीलोडिंग होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड का हमारा एक्सेल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, तो इसलिए हाइपोक्सिया की सिचुएशंस यहां लेट हो जाती है। सेकंड गैस इफेक्ट क्या है, इस पे आता हूं। सेकंड गैस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज द कंसंट्रेशन इफेक्ट। इसमें होता क्या है, during induction of the general anesthesia, when a large volume of gas is taken up from the alveoli into the pulmonary capillary blood, the concentration of gases remaining in the alveoli is increased. This result in effect known as the concentration effect and the second gas effect. बहुत बेसिक लैंग्वेज में आता हूं, समझिएगा, परेशान मत होइए ज्यादा। सपोज हियर वी हैव द लंग्स, ये हमारा लंग्स है। अब इस लंग्स के साथ में हमारी क्या होती हैं, कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं। ये हमारी क्या जुड़ी रहती हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ पे लंग्स में हमारी क्या है, एल्वेलाई है। मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा हो सकता है डायग्राम क्लियर ना हो लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए। हमारी एल्वेलाई में यहाँ हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से हमारा एल्वेलाई में हमारी ब्लड गैसेस आती हैं। एल्वेलाई में आने के बाद इन एल्वेलाई से हमारी जो गैसेस होती हैं वो हमारी कहाँ पहुंचती हैं, कैपिलरीज में पहुंचती हैं और यहाँ से हमारी सीधे ये ब्रेन में पहुंचती हैं। यहाँ से कहाँ पहुंचेंगी, ब्रेन में पहुंचेंगी और ब्रेन में जब हमारी ये गैसेस पहुंचेंगी, नाइट्रस ऑक्साइड पहुंचेगी तो हमारा वो क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी, एनास्थेटिक एंड एनाल्जेसिक एक्शंस प्रोड्यूस करेगी। ये हमारा होता है। लेकिन जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो जब हमारा ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब इसका यहां से कैपिलरी में मूवमेंट होगा तो यहां पे एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर थोड़ा सा हमारा रिड्यूस होगा, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। तो पहली बार में तो
एक रेशियो में जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरी बार में होगा तो हमारा यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, साथ में एक ड्रग और देंगे। दूसरी ड्रग यहां पे हमारी जो सबसे अच्छी यूज होती है वो हमारी क्या होती है, हैलोथेन। कौन सी ड्रग यूज होती है, हैलोथेन। मतलब जो हमारा रेशियो होगा वो हमारा होगा सपोज 70% नाइट्रस ऑक्साइड, 29% ऑक्सीजन एंड 1% हैलोथेन। एक एडवांटेज ये होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारी जो अदर ड्रग्स हैं, जो भी हमारी अदर ड्रग वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, उनके एब्जॉर्प्शंस को भी क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है। ओके, these effects occurs because of the concentrations of alveolar volume associated with the uptake of the nitrous oxide। मतलब जो इतना जब अपटेक हो रहा है उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, वो हमारा मेन रीजन होता है सेकेंड गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं सेकेंड गैस इफेक्ट, यहां कंसंट्रेशन डिपेंडेंट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब हम 70% नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं तब हमारा जो उसका सेकेंड गैस इफेक्ट होता है वो हायर होता है। 10% नाइट्रस ऑक्साइड में हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब 70% गया, ऐसा कुछ होता है, देखिए 70% गया तो हमारा जो रेशियो होता है वो 70, 29 एंड 1 होता है। 70, 29 एंड 1 मैंने ये आपसे बात कर लिया। लेकिन जब अब आप समझिए कि जब एब्जॉर्प्शन हुआ, जब एल्वेलाई से हमारा ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी में गया, तो क्या 50% जाने के बाद उसका इक्वल 50% ही रहेगा क्या? वो जो मूव करेगा 50% वो आगे बढ़ जाएगा, हमारा एल्वेलाई में रुकेगा तो नहीं ना, वो वहां से आगे कहां, ब्रेन की तरफ चला जाएगा। तो इस वजह से अब जब नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर की वजह से थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन आएगा, तो ये हमारा लीड करेगा। सो administration of 70% nitrous oxide produces a more rapid rise in the FA/F1 ratio। FA/F1 रेशियो जो हमारा बनेगा वो नाइट्रस ऑक्साइड एडमिनिस्ट्रेट जब 10% करेंगे तब वहां से हमारा मोर रैपिड डिफ्यूजर होगा एट द टाइम ऑफ 70%, लेकिन जब 10% होगा तो वो हमारा रिड्यूस होता चला जाएगा। ओके, लेकिन जब हमने हैलोथेन दे दिया, ध्यान दीजिएगा, अब हमने हैलोथेन दे दिया 70% नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में, देन FA/FA रेशियो, F1 रेशियो for the 0.5% halothane rises more rapidly when given with the 70% nitrous oxide than when given with the 10% nitrous oxide। अब यहां पे क्या है कि जब हमारा, देखिए आप खुद ही समझ लीजिए, यहां पे हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक FA/FA रेशियो बन गया था, और जब हमने हैलोथेन दे दिया तो वो रेशियो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब वहां पे अब उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी गिव हैलोथेन विद द नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे रीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड गैस इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस व्हेन को-एडमिनिस्टर्ड विद द हैलोथेन। ऑप्शंस देखते ही बच्चे टिक मारिए आप। हैलोथेन सेकंड गैस इफेक्ट किसके साथ में दी जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रोजन, हीलियम। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज द नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में सेकंड गैस के रूप में हैलोथेन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस हमारी क्या है? ऑप्शंस नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, डाइथाइल ईथर और हैलोथेन। ऑप्शंस मुझे आप आंसर देने की जरूरत है क्या? नहीं ना, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट है। जी हाँ, राइट ऑप्शंस ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हियर वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ द हैलोथेन एनेस्थीसिया इज। हैलोथेन हमारी क्या होती है? ये हमारी वोलेटाइल लिक्विड होती है। ओके, इसका डिसएडवांटेज आपको फाइंड आउट करना है। इट डिप्रेस रेस्पिरेशन, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, it decreases intracranial pressure, induction of anesthesia is slow। देखिए, हैलोथेन की पोटेंसी सबसे ज्यादा होती है, हैलोथेन की पोटेंसी सबसे ज्यादा होती है, बट यहां पे आपको क्या है, डिसएडवांटेज पूछा गया है। डिसएडवांटेज में इट डिप्रेस रेस्पिरेशन, ये हमारे रेस्पिरेशंस को डिप्रेस करता है। क्यों डिप्रेस करता है? थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। इसके मैकेनिज्म से ही सारी चीजें हमारे एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म से ही जुड़ी हुई है। कैसे? सो हैलोथेन के बारे में अगर हम बात करें, हैलोथेन is the volatile liquid with non-irritation and non-inflammable। जैसा कि अगर हम इसमें अगर बात करेंगे, हमारी जो ईथर होती है वो हमारी इन्फ्लामेबल होती है, वो भी volatile liquid है लेकिन इन्फ्लामेबल होती है। लेकिन हैलोथेन is the non-irritant and non-inflammable potent anesthetic। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पोटेंट जनरल एनेस्थेटिक, आपका राइट आंसर वहां पे हैलोथेन ही होगा। विथ पुअर एनाल्जेसिक एंड मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, इसमें एनाल्जेसिक और मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी पुअर होती है। For induction 2 to 4% and for maintenance 0.5 to 1% is delivered by the use of the special vaporizers। मतलब ये दोनों तरह से यूज हो सकती हैं, for the maintenance of the general anesthesia and for the induction of the general anesthesia, दोनों ये यूज की जा सकती हैं। Causes bronchodilation।
ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करेगी। दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ द अस्थमेटिक प्रेशर। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है और उसको एनेस्थीसिया देना है, वहां पे हैलोथेन हमारी यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी ड्रग जो होती हैं वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है, लेकिन ये ड्रग हमारी क्या करती है? ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करती है। ये एडवांटेज आपको मिलता है। इट इनहिबिट इंटेस्टाइनल एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, thus property is utilized for facilitating external or internal version during late pregnancy. However, it is used during labor can prolong delivery and increase postpartum blood loss. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, ये जो हमारी हैलोथेन होती है ये क्या करती है? इंटेस्टाइनल एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करती है? इनहिबिट कर देती है। अब जिसकी वजह से क्या होगा? देखिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो गया, चांसेस हैं कि हमारी जो लेबर है वो डिले हो जाए, डिले लेबर हो सकता है, एज वेल एज इंक्रीजेस द पोस्टपार्टल ब्लड लॉस। जो हमारा पोस्टपार्टल ब्लड लॉस होता है वो इंक्रीज हो सकता है। साइड इफेक्ट की बात करें, इरेगुलर हार्ट बीट, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंट कॉज होती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हैलोथेन हैव द मेजर एडवर्स इफेक्ट, आपका आंसर होगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस। हिपैटोटॉक्सिसिटी है ही है, जितनी भी हमारी ये खास तौर पर आपको वोलेटाइल लिक्विड आप पढ़ेंगे ना, ये सारे वोलेटाइल लिक्विड हमारे जितने होंगी ये सब हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। हैलोथेन सेंसिटाइज हार्ट टू कैटेकोलामिन्स। अब आपने जो पढ़ा कि वो हार्ट बीट इरेगुलर हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि जो हमारी हैलोथेन होती है वो क्या करती है? कैटेकोलामिन्स को सेंसिटाइज कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द पेशेंट विद द फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर किसी पेशेंट्स को फियोक्रोमोसाइटोमा है तो उस केस में हम इस हैलोथेन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following inhalational agent is the best uterine relaxant? Best uterine relaxant अभी हमने बात किया हमारी, जी हाँ, वही ड्रग की बात हो रही है। हैलोथेन, आइसोफ्लूरिन, सीवोफ्लूरिन, डेस्फ्लूरिन, जितनी भी हमारी सारी ड्रग हैं, जितनी भी एनेस्थेटिक हम पढ़ेंगे, उनमें से हैलोथेन इज द यूट्राइन रिलैक्सेशन के रूप में काम करती है और वो हमारे लेबर को डिले कर देती है। राइट ऑप्शन विल बी द हैलोथेन। क्वेश्चन नंबर 7 हियर वी हैव The anesthetic that sensitize heart to catecholamines is। कौन सी हमारी ड्रग है जो हार्ट को सेंसिटाइज करती है कैटेकोलामिन्स को रिलीज करा के? आपका राइट ऑप्शंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद टिक कर लीजिए। ईथर, इनफ्लूरिन, सीवोफ्लूरिन एंड हैलोथेन। राइट आंसर हैलोथेन विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारे कैटेकोलामिन्स को सेंसिटाइज करती है और रिलीज करा के हार्ट को सेंसिटाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 8, कीटामिन इज यूजफुल एज एन एनेस्थेटिक एजेंट इज। कीटामिन हमारी क्या होती है? पैरेंट्रल यूज्ड होती है, डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया में आती है। उसका यूज हमारा किस में यूज होती है? ऑप्शंस, इश्केमिक हार्ट डिजीज, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, हाइपर एक्टिव एयरवेज एंड ग्लाउकोमा। किसमें हमारी कीटामिन यूज होती है? तो सबसे पहले कीटामिन की प्रॉपर्टी की याद आनी चाहिए कि कीटामिन के बारे में हमें सारे पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है, तभी हमें आंसर क्लिक कर पाएंगे। मैं आपको एक आंसर दे देता हूं, ये राइट ऑप्शन विल बी द हाइपर एक्टिव एयरवेज। जब हाइपर एक्टिव एयरवेज होते हैं वहां पे हम कीटामिन देते हैं। कैसे? ये चीज समझिएगा। पहली चीज तो ये ले लीजिए, कीटामिन हमारी काम कैसे करती है। सो कीटामिन इज मेनली दिस इज द NMDA एंटागोनिस्ट। ये हमारा क्या होता है? जो NMDA रिसेप्टर होता है। अब NMDA रिसेप्टर होता किसका है? देखिए, हमारे ब्रेन में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट यानी ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामेट के हमारे दो रिसेप्टर्स होते हैं, NMDA रिसेप्टर और AMPA रिसेप्टर्स। यहां ध्यान दीजिए, NMDA रिसेप्टर्स एंड AMPA रिसेप्टर्स। जब हमारे ग्लूटामेट्स रिलीज होंगे वो इन्हीं दोनों रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, और जितना ज्यादा इन पे काम करेंगे उतना ज्यादा हमारा एक्साइटेशन कॉज करेंगे। लेकिन अब अगर हमें एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करनी है तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव द कीटामिन। कीटामिन क्या करती है? ये NMDA रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देती है, जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट। कहां पे? पोस्ट सिनेप्टिक। तो पोस्ट सिनेप्टिक पे ये इनहिबिट कर देती है, और इसकी वजह से क्या होता है? ग्लूटामेट का एक्शन रिड्यूस होता है और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब आती है कि यहां पे तो हमने कहीं पे MAC की तो बात किया ही नहीं, मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन। रीजन समझिएगा, दिस इज द मेन रीजन व्हाई कीटामिन इज नॉट अ प्योर एनास्थेटिक। ये हमारा प्योर एनास्थेटिक्स में क्यों नहीं आती है? इसको हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में क्यों रखते हैं? उसका आंसर मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। कीटामिन कैन बी डेंजरस फॉर द हाइपरटेंसिव, इश्केमिक हार्ट डिजीज, CHF एंड अदर सीवियस डिजीज। मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, कोई भी सर्जरी होनी है, उस केस में हम कीटामिन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां पे ये बहुत डेंजरस है। क्यों? कीटामिन कॉजेज द ब्रोंकोडाइलेशन
ड्यू टू इट्स सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट and hence preferred in the case of the reactive airways disease of induction and used in asthmatics। जैसा कि हमने हैलोथेन की बात किया था, हैलोथेन में भी हमारा क्या है, ब्रोंकोडाइलेशन है। कीटामिन भी हमारा क्या करती है, ब्रोंकोडाइलेशन करती है, और साथ में क्या करती है, सिम्प्टोमैट जो हमारे सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट होता है वो ये प्रोड्यूस करती है, और रिएक्टिव एयरवेज डिजीज में ये हमारी एनेस्थीसिया इंडक्शन के रूप में यूज होती है। एनेस्थीसिया इन चिल्ड्रन as the sole anesthetics for minor procedure or as induction agent followed by the neuromuscular blocker and tracheal intubations। मतलब अगर चिल्ड्रन की बात है तो वहां पे भी एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए हमारी ये यूज हो सकती है, क्योंकि ये मेंटेनेंस के लिए यूज नहीं की जाती है। एस्थमेटिक्स आर पीपल विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज, या अगर कोई भी पेशेंट हमारा है जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है उनमें यूज हो सकती है। अस्थमेटिक है तो यूज होती है, क्यों, क्योंकि ये ड्रग हमारी क्या कर रही है, ब्रोंकोडाइलेशन कॉज कर रही है। एज अ सेडेटिव फॉर फिजिकली पेनफुल प्रोसीजर्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, क्योंकि एनाल्जेसिक है तो इसलिए ये भी हमारा एक्शंस प्रोड्यूस कर सकती है और यूज होती है। अब अगर हम बात करते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये कीटामिन है क्या, ये सारी मैकेनिज्म तो हमने समझ लिया, लेकिन अब मुझे सबसे पहले समझना है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होते क्या है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एक्चुअली नॉट अ प्योर एनेस्थेटिक्स, बट दीज एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूसेस द कैटालेप्सी। कैटालेप्सी क्या होता है, कैटालेप्सी इज द नर्वस सिस्टम इफेक्ट, और इसमें मेनली होता क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा एनाल्जेसिक एक्शन प्रोड्यूस होता है, एमनेसिक एक्शन प्रोड्यूस होता है, कैटालेप्सी इफेक्ट। ओके, कैटाटोनिया मसल्स हमारा जो होते हैं वो मसल से रिलैक्सेशन होता है, एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया एक्शन प्रोड्यूस होता है। इट डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं करती है, इसलिए हमें डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में रखते हैं, मतलब ये प्योर जनरल एनेस्थेटिक्स हमारी नहीं होती है। कीटामिन produces dissociative anesthesia which is characterized by the sedation, amnesia and marked analgesia। analgesia effect इसमें अच्छा होता है। It act by the blocking NMDA receptors, और जो NMDA रिसेप्टर होता किसका है, ग्लूटामेट का रिसेप्टर्स होता है। डिफरेंट फ्रॉम अदर एनास्थेटिक इंडक्शन एजेंट इन दैट इट सिग्निफिकेंटली एनाल्जेसिक एक्शन, यूज्ड फॉर ऑपरेशंस ऑफ द हेड नेक फेस सर्जरी। खास क्यों, क्योंकि ये हमारे एयरवे डायलेशन करती हैं, उस वजह से यहाँ पे हम इन पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कीटामिन्स। अगर हम अदर बात करें तो सप्लीमेंट स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एनाल्जेसिक यूजिंग लो डोजेस टू प्रिवेंट ओपॉइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जेसिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओपॉइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जेसिया के केस में हमारी कौन सी ड्रग यूज होती है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, कीटामिन। कीटामिन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक बाय इनहिबिटिंग द ग्लूटामेट रिसेप्टर इनटू द थैलेमस एंड it increases the blood pressure, cerebral blood flow, oxygen consumptions and so increase intracranial or intraocular tensions को ये increase कर देती हैं। अगर हम इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, एपिलेप्सी, सीजोफ्रेनिया, ग्लाउकोमा एंड ऑकुलर सर्जरी में ये हमारी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो दिस इज द कीटामिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन नंबर 9, बेनिफिट ऑफ कीटामिन इज। कीटामिन के हमारे क्या क्या बेनिफिट हैं, किस में यूज होती हैं। causes decrease in blood pressure, good analgesic action, decrease intracranial tension, decrease intraocular pressure। एक्चुअली ये इंट्राक्रैनियल टेंशन एंड इंट्राओकुलर प्रेशर को तो इंक्रीज करती है। कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये हमारी सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, मतलब इंक्रीज करती है, लेकिन एनाल्जेसिक एक्शंस प्रोड्यूस करती है। तो गुड एनाल्जेसिक एक्शंस इसमें होता है, जो हमने अभी तक सारी मैकेनिज्म समझा है। राइट ऑप्शन हमको क्या मिल गया, गुड एनाल्जेसिक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिडिन। फेनसाइक्लिडिन इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया, और कौन सी जनरल एनेस्थीसिया, अभी आपने स्ट्रक्चर देखा है, थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, ईथर, कीटामिन। जी हाँ, फेनसाइक्लिडिन इज ऑल्सो एक्ट एज द ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और कीटामिन भी हमारा क्या होता है, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं दोनों। ओके, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, कीटामिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स ऑफ चॉइस इन ब्रोंकियल अस्थमा इज। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग यूज करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जनरल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं और इंट्रावेनस यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज आपसे क्या लिख गया, इंट्रावेनस लिख गया। अगर इंट्रावेनस नहीं होता
तब आपके पास कंफ्यूजन ये होता कि ब्रोंकोडायलेशन, दो ड्रग आपने पढ़ चुके हैं, कीटामिन और हैलोथेन, दोनों हमारे ब्रोंकोडायलेशन कर रहे हैं। लेकिन हैलोथेन हमारी क्या है, गैसियस में आती है, वोलेटाइल लिक्विड में आती है, वो हमारी पेरेंटरल यूज नहीं होती। यहां पे आपसे क्या पूछा गया, इंट्रावेनस। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, कीटामिन। अभी आपने बात किया सारी चीजें, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कीटामिन। कीटामिन यूज्ड एज द इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक्स फॉर द चॉइस ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा के केस में हमारी ये ड्रग यूज होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following causes dissociative anesthesia? ऑप्शन देखते ही आप आंसर करिए बच्चे। देखिए ये क्वेश्चन आपको अभी इजी बहुत लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कीटामिन, फेंटेनिल, प्रोपोफॉल, हैलोथेन, आपने पढ़ लिया, दिमाग में सारी चीजें आ चुकी हैं, इसलिए आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं। यही हमारा टारगेट है कि आपको टॉपिक में इतना मजा आ जाए कि आप क्वेश्चंस का ऑप्शंस देखते ही राइट ऑप्शंस मार दो। और यहां पे राइट ऑप्शंस क्या होगा, कीटामिन इज द डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following intravenous anesthetic agent is contraindicated in epileptic patient posted for the general anesthesia? किस जनरल एनेस्थीसिया को हम इपिलेप्टिक पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते, जो इंट्रावेनस यूज होती है, एनास्थेटिक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। राइट ऑप्शंस अभी हमने बात किया है कि हमारा कीटामिन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ द एपिलेप्सी। एक पॉइंट, वो टेबल हमारी सारी कुछ वहीं कह गई, जो कीटामिन का हमने सारा डिटेल पढ़ा, वहीं से सारा आंसर हमको मिल चुका है। ओके, आइए अगली क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोफ्लूरिन इज इनकरेक्ट? आइसोफ्लूरिन के रिगार्डिंग हमारा कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है? पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। इट इज एन आइसोमर ऑफ इंट्रोलिनरी, इट प्रोड्यूसेस अ रैपिड इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया, इट प्रोड्यूसेस मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इट डिक्रीजेस द सेक्रेशंस। अब आपको आइसोफ्लूरिन की बात करें तो आइसोफ्लूरिन क्या है हमारा, आइसोफ्लूरिन हमारा वोलेटाइल लिक्विड डेरिवेटिव है। उसके बारे में कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। राइट ऑप्शंस यहां पे हमारा होगा, वो सिक्रीशंस को डिक्रीज नहीं करता है। कैसे, थोड़े से इन पॉइंट को, मैकेनिज्म और पूरा डिटेल समझ लेते हैं, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द आइसोफ्लूरिन। आइसोफ्लूरिन क्या है, जितने भी फ्लोरीन लगे हुए हैं, मतलब वो फ्लोरीन डेरिवेटिव हमारे एनेस्थेटिक एजेंट है, लाइक आइसोफ्लूरिन, सिवोफ्लूरिन, इनफ्लूरिन, डिसफ्लूरिन, जितने भी लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगा मतलब फ्लोरीन कंटेनिंग है। सो दिस इज अ फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक्स एंड आइसोमर ऑफ द इनफ्लूरिन। आइसोमर, पहला पॉइंट यही था, आइसोमर ऑफ इनफ्लूरिन, बिल्कुल ये आइसोमर है हमारा। आइसोफ्लूरिन इज लेस पोटेंट एंड लेस सॉल्युबल इन ब्लड एज वेल एज इन फैट देन हैलोथेन। हैलोथेन से इसकी सॉल्युबिलिटी, पोटेंसी, सारी चीजें लो है, क्योंकि हैलोथेन मैक्सिमम पोटेंट हमारा आता है। इट इज एडमिनिस्टर्ड अ स्पेशल वेपराइजर 1.5 to 3% for the induction and for the maintenance is used 1 to 2% for the maintenance। तो ये दोनों में ये भी यूज हो सकती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज प्रोमिनेंट एंड असिस्टेंस इज यूजुअली नीडेड टू अवॉइड हाइपरकैर्बिया। मतलब ये हमारी क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है, तो इसलिए इसको हमें, अगर कभी भी हम आइसोफ्लूरिन यूज कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हमें कंसीडर करके और डोज को रिड्यूस करके ही हमें यूज करना है। सिक्रीशंस आर स्लाइटली इंक्रीज्ड, ऑप्शंस पे क्या था, सिक्रीशंस डिक्रीज, जी नहीं, आइसोफ्लूरिन हमारे सिक्रीशंस को क्या करती है, इंक्रीज्ड करती है। यहीं पे हमारी जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस होती हैं वो यूज होती हैं, और इसीलिए हमारी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं टू रिड्यूस द सिक्रीशंस। यूरिनरी एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन आल्सो कॉज इट इज अ गुड मेंटेनेंस एनेस्थेटिक्स बट नॉट प्रिफर्ड फॉर द इंडक्शन बिकॉज ऑफ द ईथर लाइक ऑर्डर विच इज नॉट लाइकली टू कॉन्शियस पेशेंट। एक पॉइंट यहाँ पे है कि इसको हम इंडक्शन के लिए कम यूज करते हैं, मेंटेनेंस के लिए ज्यादा यूज होती है। क्यों? क्योंकि इसका स्मेल होता है, फ्लोरीन है, स्मेल अच्छा नहीं होगा, ईथर के लाइक होता है, और ऑब्वियस सी बात है अगर कोई कॉन्शियस पेशेंट है तो उसको, जब तक वो कॉन्शियस है तो उसको ये इरिटेट करती रहेगी, इसलिए हमारी ये इंडक्शन के लिए यूज नहीं होती है। फॉर द मेंटेनेंस वी यूज द isoflurane. Now the next question, question number 15. Which of the following general anesthetics is hemodynamically stable and mainly used for the induction? कौन सी इंडक्शन के लिए यूज होती है और हेमोडायनेमिकली स्टेबल है? ऑप्शंस, कीटामिन, इटोमिडेट, थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, मैं बात करता हूँ हेमोडायनेमिकली स्टेबल का क्या मतलब है और इंडक्शन के लिए कौन सी यूज होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा इटोमिडेट है। थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, तब मैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। इटोमिडेट, दिस इज द यूज्ड फॉर द इंडक्शन एनास्थेटिक। ध्यान दीजिएगा, इट इज अनदर इंडक्शन एनास्थेटिक्स। जैसा हमारा आइसोफ्लूरिन इंडक्शन में नहीं यूज होता है, ये हमारी इटोमिडेट इंडक्शन में ही यूज होती है। इट इज
only used for the induction of anesthesia due to rapid onset and offset of action। क्यों है ये सिर्फ इंडक्शन के लिए? क्योंकि ये रैपिड ऑनसेट है, तुरंत शुरू तो हो जाती है लेकिन उसका ऑफसेट भी तुरंत होता है, तो ये मेंटेनेंस के लिए यूज नहीं होती है। इट इज द मोस्ट हेमोडायनेमिक स्टेबल IV एनेस्थेटिक एजेंट एंड इट डज नॉट इफेक्ट sympathetic nervous system and baroreceptor, hence preferred for the induction in old patient, cardiovascular disorder and in altered hemodynamic state। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Etomidate, this is the maximum or we can say this is the most हेमोडायनेमिकली स्टेबल। अब इससे क्या पॉइंट है? हेमोडायनेमिकली स्टेबल है मतलब ये हमारे बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है, मतलब कि अगर हम बात करते हैं ओल्ड पेशेंट पे तो ये साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर कोई पेशेंट को ऑलरेडी सीवियस डिसऑर्डर है तो ये बैरोरिसेप्टर को सेंसिटाइज नहीं कर रही है, तो हमारे ब्लड पे कोई भी हमारा अनस्टेबल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो सीवियस डिजीज के केस में इसको यूज कर सकते हैं। साथ में हमारा जितने भी हेमोडायनेमिक स्टेबल वाली कंडीशंस हैं, अल्टर्ड हेमोडायनेमिक स्टेबल हैं, उनको मेंटेन कर देती है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज पॉइंट यहाँ पे होता है। Produces cardiovascular and respiratory depressions, poor analgesic, stable hemodynamic, it means that the force at which the heart pumps blood is stable, मतलब हार्ट पंप करेगा और ब्लड हमारा स्टेबल रहेगा। Maintain stable blood flow in the heart and vessels is important in supporting normal organ function including the hearts। मतलब सिंपल क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई पेशेंट हमारा ड्यूरिंग द सर्जरी एनेस्थीसिया की वजह से हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हेमोडायनेमिकली स्टेबल हमारा पेशेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द सर्जरी। दैट्स व्हाई द anesthetic which used that should be the hemodynamically stable। Okay, now the next question, question number 16, general anesthetics with anti-emetic actions is। अभी तक हमने कोई भी एनेस्थेटिक ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें एंटीएमेटिक इफेक्ट हो, बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस ढूंढना है किस जनरल एनेस्थेटिक में एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, कीटामिन। ध्यान दीजिएगा, द प्रोपोफॉल इज द एंटीएमेटिक जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। क्यों है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। प्रोपोफॉल is available 1% emulsion for intravenous administration, मतलब ये भी हमारे intravenous administration में यूज होती है, IV यूज होती है और for the emulsion के रूप में यूज होती है। Propofol is commonly used popular rapidly acting anesthetics, फास्ट एक्टिंग में आ रही, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बट डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस। इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है। प्रिफर्ड इन एस्थमेटिक पेशेंट बिकॉज नॉट कॉजेज द ब्रोंकोस्पाज्म, ये भी ब्रोंकोस्पाज्म कॉज नहीं करती है और अस्थमा के पेशेंट में प्रेफर की जा सकती है। मेंटेनेंस एनेस्थीसिया विद प्रोपोफॉल प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब हम इसको इंडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, मेंटेनेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस में यूज करेंगे तो चांसेस हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नेफ्रोटॉक्सिसिटी? कौन सी हमारी जनरल एनेस्थेटिक्स है जो नेफ्रोटॉक्सिक है? ऑप्शंस, हैलोथेन, मिथॉक्सीफ्लोरीन, ईथर, साइक्लोप्रोपीन। हियर राइट ऑप्शन विल बी द मिथॉक्सीफ्लोरीन। एक्चुअली इसीलिए मिथॉक्सीफ्लोरीन को लगभग मार्केट से हटा दिया गया है। अगर हम पोटेंसी की बात करें, हमने बोला हैलोथेन में पोटेंसी मैक्सिमम है जो अवेलेबल है, लेकिन अगर मिथॉक्सीफ्लोरीन को भी ले लिया जाए, मिथॉक्सीफ्लोरीन हैव द हाईएस्ट पोटेंसी मोर देन द हैलोथेन आल्सो, तो लेकिन इसमें एडवर्स इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी का है, इसलिए इसको लगभग बैन कर दिया गया है। दिस इज द मेन रीजन। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिथॉक्सीफ्लोरीन। मिथॉक्सीफ्लोरीन इट इज एन इनहेल्ड medication primarily used for the reduced pain due to the analgesia in the trauma cases. It may also be used for the short episodes of pain as a result of the medical procedure. Onset of pain relief is rapid and duration of action is very short. Uses is only recommended with direct medical supervision. Medical supervision के अंडर में ही ये ड्रग लेनी है। Common side effect include anxiety, headache, sleeping, cough and nausea. Serious side effect की बात करें, kidney problem, mainly nephrotoxicity, liver problem, low blood pressure and malignant hyperthermia. ये हमारे मेजर रीजन है जिस वजह से मिथॉक्सीफ्लोरीन का यूज ज्यादा नहीं होता है। Now the next and last question of this series, question number 18. ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सीवोफ्लोरीन इज। सीवोफ्लोरीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ट्रू पॉइंट कौन सा है? ऑप्शंस, इट कैन प्रोड्यूस कन्वर्जन, इट इज कार्डियोस्टेबल, इट कैन कॉज हेपेटाइटिस
और इट इज न्यूरोटॉक्सिक एट हाई डोज। जैसा कि हमने अभी बात किया, मेथॉक्सीफ्लोरिन इज द नेफ्रोटॉक्सिक। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिवोफ्लोरिन के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिवोफ्लोरिन इज पॉलीफ्लोरिनेटेड volatile liquid anesthetic agent and it is neurotoxic. Sevoflurane is the neurotoxic. The right option is the D options. क्या है sevoflurane के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। Sevoflurane is the polyfluorinated anesthetic agent. Sweet smelling, non-inflammable, highly fluorinated methyl isopropyl ether derivative होते हैं। Used for the inhalational anesthetics. क्यों? क्योंकि volatile liquid होते हैं। Used in patient prone to the bronchospasm. जो bronchospasm जिसमें होता है उसमें यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये bronchodilations नहीं करते हैं। Anesthetic induced neurotoxicity, मतलब ये हमारा ऐसा anesthetics है जो neurotoxicity प्रोड्यूस करता है, इंक्लूडिंग विद द sevoflurane एंड स्पेशली इन द चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स। तो इसलिए ये हमारी ड्रग है जो न्यूरोटॉक्सिक कॉज करती है। सो आई होप दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक आपने एंजॉय करेंगे एंड डेफिनेटली अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।